जैसा कि हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे क्रेनियल नर्व्स के बारे में। इन क्रेनियल नर्व्स के अंदर हमने पिछली क्लास में उनके ओरिजिन साइट, उनके प्रकार के बारे में पढ़ा था। और इसके अलावा हम 5 क्रेनियल नर्व जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, उन पांचों क्रेनियल नर्व के बारे में डिटेल जानकारी पढ़ चुके थे कि वो पांचों नर्व जो हैं वो क्या क्या काम करती हैं, क्या क्या फंक्शंस हमारे शरीर में करने वाली हैं। उन पांचों नर्व के बारे में हमने डिटेल जानकारी पिछली क्लास के अंतर्गत पढ़ी थी। अब आगे हम नेक्स्ट रिमेनिंग जो नर्व्स हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अब हम बात करते हैं 6th नंबर की नर्व के बारे में। और 6th नंबर की नर्व का नाम होता है, उसे हम एब्डुसेंस नर्व के नाम से जानते हैं। अब 6ठे नंबर की नर्व को हम एब्डुसेंस नर्व के नाम से जानते हैं। अब इस नर्व के अंदर हम ओरिजिनेशन और इसके अलावा इसके काम करने के प्रकार के बारे में डिटेल जानकारी पढ़ने वाले हैं। तो हमने साइड में पहले ही लिख दिया है कि यह नर्व, अलग अलग नंबर की जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो कहाँ कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं और उनके काम करने का प्रकार कौन सा होता है। तो हम 6ठे नंबर की नर्व पढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखें, 6ठे नंबर की नर्व जो है वह पॉन्स वाले हिस्से से निकलती है, मीन्स ब्रेन के अंदर जो पॉन्स वाला पार्ट होता है वहां से ओरिजिनेट होने वाली है। अब बात करते हैं इसके काम करने के प्रकार के बारे में। तो यहाँ पर उसके काम करने के प्रकार के बारे में देखें तो जो हमारी 6th नंबर की नर्व होती है यह मोटर प्रकार की नर्व है, मीन्स प्योरली मोटर है। केवल और केवल किसी शरीर के हिस्से का, कुछ ग्रुप ऑफ मसल का मूवमेंट करवाने के लिए जिम्मेदार होने वाला है। तो यहाँ अब हम इसके काम की बात करते हैं कि ये अगर मोटर नर्व है तो यह किस हिस्से का या कौन से बॉडी पार्ट का मूवमेंट करवाता है। तो आंसर होना चाहिए कि यह 6ठे नंबर की नर्व भी हमारे शरीर में आई बॉल का मूवमेंट करवाने के लिए जिम्मेदार होती है। अब आई बॉल मूवमेंट का अगर जिक्र कर रहे हैं तो पिछली क्लास में हमने 2 अलग अलग नर्व पढ़ी थी जो कि आई बॉल के मूवमेंट में अपना योगदान दे रही थी, जिसके अंदर पहली नर्व तो थी 3rd नंबर की क्रेनियल नर्व जिसे हम ऑक्यूलोमोटर नर्व के नाम से जानते हैं, और दूसरी नर्व थी 4th नंबर की क्रेनियल नर्व जिसे हम ट्रॉक्लियर नर्व के नाम से जानते हैं। इस आई बॉल मूवमेंट के संदर्भ में हमने एक फॉर्मूला भी पढ़ा था, जो फॉर्मूला इस प्रकार है LR6SO4 3, मीन्स लेटरल रेक्टस नाम की जो मसल है उसे 6ठे नंबर की क्रेनियल नर्व सप्लाई करती है। साथ ही साथ सुपीरियर ऑब्लिक नाम की जो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल है उसे 4th नंबर की क्रेनियल नर्व सप्लाई करती है, और रिमेनिंग जितनी भी एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स बचती हैं उन्हें 3rd नंबर की क्रेनियल नर्व सप्लाई देने वाली है। तो इस फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए देखें, हम 6ठे नंबर की नर्व पढ़ रहे हैं, मीन्स यह 6ठे नंबर की नर्व किसे नर्व सप्लाई दे रहा होगा, यह एक पार्टिकुलर मसल को नर्व सप्लाई देता है और उस पार्टिकुलर मसल का नाम होता है लेटरल रेक्टस मसल। तो यह लेटरल रेक्टस नाम की मसल को नर्व सप्लाई प्रोवाइड करवाता है। लेटरल रेक्टस, जैसा कि हमने पहले भी कहा था, 4 रेक्टस मसल्स पाई जाती हैं, एक सुपीरियर, एक इंफीरियर रेक्टस, एक मीडियल रेक्टस और एक लेटरल रेक्टस। तो यहां लेटरल रेक्टस नाम की जो मसल है उसे नर्व सप्लाई देना हमारी 6th नंबर की क्रेनियल नर्व का फंक्शन होता है। तो अब लेटरल रेक्टस नाम की मसल का जब मूवमेंट होता है तो यह किसी व्यक्ति के अंदर लेटरल विजन के लिए जिम्मेदार होता है। लेटरल विजन का तात्पर्य है कि हम हमारे आई बॉल को लेटरली, हम आंखों को ऐसा तिरछा ले जा पाते हैं, उस लेटरल व्यूज में लेटरल विजन देख पाते हैं, उसके लिए हमारी लेटरल रेक्टस मसल जिम्मेदार होती है। और इस मसल के मूवमेंट की वजह से हम लेटरल विजन में सक्षम होते हैं, हम लेटरल साइड में व्यूज देख पाने में, किसी वस्तु को ऑब्जर्व कर पाने में सक्षम होते हैं। तो यहां ये हो गया हमारे 6ठे नंबर की नर्व का फंक्शन। केवल एक ही काम है कि यह मोटर नर्व है, केवल एक एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल को नर्व सप्लाई प्रोवाइड करवाता है, और वो एकमात्र मसल है जिसे हम लेटरल रेक्टस मसल के नाम से जानते हैं। अब हम बात करेंगे अगली क्रेनियल नर्व के बारे में। अब हमारी अगली क्रेनियल नर्व है 7th क्रेनियल नर्व, और 7th क्रेनियल नर्व का नाम होता है, उसे हम फेशियल नर्व के नाम से जानते हैं। तो यहां अब हम 7वें नंबर की नर्व के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जिसे हम फेशियल नर्व बोलते हैं।
अब इसके संदर्भ में भी हम बात करें कि यह कहाँ से ओरिजिनेट होती है, यह किस प्रकार के फंक्शंस दिखाती है, तो सबसे पहली महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि यह फेशियल नर्व जो होती है उसका ओरिजिनेशन साइट देखा जाए तो यह 7वें नंबर की नर्व जो है पॉन्स वाले हिस्से से ओरिजिनेट होता है। मीन्स यह ब्रेन के पॉन्स वाला जो पार्ट है वहां से ओरिजिनेट होने वाली है। देन बात करते हैं कि फेशियल नर्व किस प्रकार के काम दिखाती है, सेंसेशंस लाने ले जाने का काम करती है या किसी हिस्से में मूवमेंट करवाने का काम करती है। तो आपको यहां पर देखकर जानकारी हासिल होगी कि 7वें नंबर की जो नर्व है वह मिक्स्ड नर्व के अंतर्गत आती है। मतलब मिक्स्ड नर्व का तात्पर्य है कि फेशियल नर्व जो है वह दोनों प्रकार के फंक्शंस रखता है। दोनों प्रकार के फंक्शन मतलब इसके सेंसरी फंक्शंस भी होते हैं और साथ ही साथ इसी नर्व के मोटर फंक्शंस भी प्रेजेंट होने वाले हैं। यह दोनों प्रकार के फंक्शंस रखता है, इसी वजह से इसे मिक्स्ड प्रकार की नर्व के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं कि अगर ये दोनों प्रकार के फंक्शन करता है तो कौन सा सेंसरी काम करेगा, मीन्स कहाँ के सेंसेशन लाने का काम करेगा, और अगर ये मोटर फंक्शन भी करता है तो शरीर के कौन सी ग्रुप ऑफ मसल का मूवमेंट करवाने के लिए जिम्मेदार होता है। पहले हम बात करते हैं इसके सेंसरी फंक्शन के बारे में। तो यह हमारे शरीर में टंग वाले हिस्से से सेंसेशन ले जाने का काम करता है। टंग वाले हिस्से से मतलब किस प्रकार के सेंसेशन, तो यह टेस्ट संबंधित जानकारी जो होती है, टेस्ट से संबंधित जो सेंसेशन जो इंफॉर्मेशन होती है उसे रिसीव करके ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है। अब टंग की बात करें तो इसका काम भी पूरी टंग में नर्व सप्लाई देना नहीं होता है, अगर ये पूरा ही टंग का हिस्सा है। मीन्स अगर हम बात करें कि किसी व्यक्ति में इतना अगर टंग का हिस्सा है तो इस टंग को हम 3 टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं। क्लियर, ये पहला टुकड़ा, ये दूसरा टुकड़ा और ये तीसरा टुकड़ा। अगर ये इतनी पूरी टंग की साइज है, इसे 3 टुकड़ों में बांटा जाए तो हमारे फेशियल नर्व जो होता है वह इस पूरी टंग को सेंसेशन रिसीव नहीं करता है। यह केवल शुरुआती या एंटीरियर साइड वाले 2/3 पार्ट का सेंसेशन रिसीव करता है। मीन्स इसकी सेंसरी सप्लाई जो है यह केवल एंटीरियर 2/3 पार्ट ऑफ टंग से रिसीव करता है। 2/3 में कंफ्यूज ना हो, अगर जीभ को हमने पूरी जीभ की साइज को 3 टुकड़ों में बांट दिया तो शुरुआती जो आधा इनिशियली आगे के जो 2/3 हिस्सा है वहां के सेंसेशन रिसीव करना हमारी फेशियल नर्व का फंक्शन होता है। हमारे जीभ का जो सबसे आखिरी सबसे पीछे वाला हिस्सा जो है वहां के टेस्ट सेंसेशन ले जाना हमारी फेशियल नर्व का काम नहीं होता है, वहां पर किसी अन्य नर्व के द्वारा नर्व सप्लाई दी जाती है। तो इतना पता रखें कि हमारे एंटीरियर 2/3 के लिए तो हमारी फेशियल नर्व जिम्मेदार है, पोस्टीरियर 1/3 के लिए कोई और नर्व जिम्मेदार होने वाली है। कौन सी नर्व है वो आगे हम जब अन्य नर्व पढ़ेंगे वहां पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहां फेशियल नर्व के सेंसरी फंक्शन तो क्लियर हो गए कि यह सेंसेशन टंग से लाता है। क्या सेंसेशन लाता है, तो टेस्ट से संबंधित जानकारी लाता है, और ये टेस्ट से संबंधित जानकारी कहां से लाता है, तो जीभ के एंटीरियर साइड के जो 2/3 हिस्सा है वहां से टेस्ट से संबंधित जानकारी को रिसीव करता है। अब बात करते हैं हम इसके मोटर फंक्शन के बारे में। इसके मोटर फंक्शन का जिक्र करें तो यह नर्व जो है वह फेशियल जो मसल्स होती हैं उनके मूवमेंट के लिए जिम्मेदार होता है। अब यहां पर थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, उस तथ्य को क्लियर करें कि यहां फेशियल मसल के मूवमेंट के लिए जिम्मेदार है। मतलब फेशियल नर्व भी इसके नाम से ही क्लियर है, यह शरीर के कौन से हिस्से में नर्व सप्लाई देता होगा, तो यह फेस वाले पार्ट में नर्व सप्लाई देता होगा। और यह फेशियल मसल जितनी भी हैं हमारे चिक्स के अंदर, फोरहेड के अंदर जो भी हमारे फेस के ऊपर मसल हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन या उनके मूवमेंट के लिए जिम्मेदार होता है। तो अब दिमाग में एक छोटा सा सवाल आ रहा होगा कि हमने जब 5वें नंबर की क्रेनियल नर्व पढ़ी थी, ट्राइजेमिनल नर्व, तब भी हमने ये जिक्र किया था कि ट्राइजेमिनल नर्व भी तो अपनी 3 अलग अलग ब्रांचेस के माध्यम से फेस के पास ही पहुंचती है। तो फिर अंतर क्या रह जाता है कि फेशियल नर्व ऐसा क्या विशेष फंक्शन करती है फेस में जाकर, और ट्राइजेमिनल
सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। हम डिस्कस कर रहे थे कि फेशियल नर्व और ट्राइजेमिनल नर्व के बेसिक कामों में अंतर क्या है, कि अगर फेशियल नर्व जो है यह भी अगर फेस के पास जाकर सप्लाई देती है, और हमारी ट्राइजेमिनल नर्व जो थी वो भी हमने ये पढ़ा था कि अपनी 3 अलग अलग ब्रांचेस के माध्यम से फेस को सप्लाई प्रोवाइड कराती है। तो बेसिक अंतर क्या रह जाता है? तो बेसिक अंतर ये है कि हमारे ट्राइजेमिनल नर्व जो थी वह फेशियल पार्ट से अलग अलग प्रकार के सेंसेशन रिसीव कर रही थी। मतलब यह है कि अगर मान लिया जाए या फेस पर कोई पिन चुभती है, कोई टच करता है, तो इससे संबंधित जानकारी जो है वह ट्राइजेमिनल नर्व रिसीव करेगी और उसे यहां से ब्रेन तक पहुंचाने का काम करेगी। तो अगर फेस के पार्ट पर कोई भी सेंसेशन जैसी इंफॉर्मेशन जनरेट होती है तो उसे ब्रेन तक पहुंचाना, यह फंक्शन होता है हमारी 5वें नंबर की क्रेनियल नर्व का, जिसे हम ट्राइजेमिनल नर्व के नाम से जानते हैं। अब हम बात करेंगे कि फेशियल नर्व ऐसा क्या अलग काम करती है। तो फेशियल नर्व जो है वह ब्रेन से इंस्ट्रक्शंस लेकर आती है, और फेशियल मसल में अगर कोई भी मूवमेंट करवाना हो, माना कि आपको चिक के अंदर कोई मूवमेंट करवाना है, आपको स्माइल करना है, आपको कोई फेशियल एक्सप्रेशन देना है, जब भी आपको फेशियल मसल में ऐसा कोई मूवमेंट करवाना होता है तो ऐसी स्थिति में आपकी फेशियल नर्व काम करती है और वो फेशियल मसल का मूवमेंट करवाती है। अब सिंपल एग्जांपल से समझें, अगर आपके फेस के ऊपर कोई ऐसे चांटा मारता है या कोई टच करता है, ऐसी स्थिति में जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो तो ले जाएगी आपकी ट्राइजेमिनल नर्व, और अगर आप कोई फेशियल एक्सप्रेशन देना चाह रहे हैं, आप स्माइल करना चाह रहे हैं, तो जो भी फेशियल मसल का मूवमेंट होगा वो सब होने वाला है हमारी फेशियल नर्व की बदौलत। हमारी फेशियल नर्व वहां पर जिम्मेदार होने वाली है। तो यहां हमने 7वें नंबर की क्रेनियल नर्व के दोनों प्रकार के फंक्शंस पढ़े। पहला सेंसरी फंक्शन, दूसरा मोटर फंक्शन। सेंसरी फंक्शन में यह टंग वाले पार्ट से अग्रिम 2/3 हिस्सा, जो एंटीरियर 2/3 हिस्सा है, वहां से टेस्ट संबंधित जानकारी रिसीव करता है, और मोटर फंक्शन में यह सभी प्रकार की फेशियल मसल का मूवमेंट करवाने के लिए जिम्मेदार होता है। अब एक और तथ्य साथ में ऐड कर लें, यह फेस के ऊपर पाई जाने वाली सभी मसल का मूवमेंट तो करवाता है, लेकिन कुछ मसल का मूवमेंट यह नहीं करवाता है। वो कुछ मसल कौन सी होंगी? थोड़ा दिमाग लगाएं और सोचें। वो कुछ मसल होने वाली हैं जो खाना चबाने के अंदर काम आती हैं। अगर यहां जबड़े के पास में जो 3-4 मसल हैं जो कि खाना चबाने में काम आती हैं, उन मसल्स को नर्व सप्लाई जो है हमारी फेशियल नर्व नहीं देती है, क्योंकि हमने ट्राइजेमिनल नर्व के अंदर पढ़ा था कि ट्राइजेमिनल नर्व की जो सबसे निचली जो मैंडिबुलर ब्रांच थी वह उन 3-4 मसल को नर्व सप्लाई प्रोवाइड करवा रहा था और खाने के चबाने के दौरान मदद कर रहा था, मसल्स का मूवमेंट करवा रहा था। तो ये तथ्य याद रखें। अब बात करते हैं 8वें नंबर की क्रेनियल नर्व के बारे में। जो 8वें नंबर की क्रेनियल नर्व होती है उसे हम वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व के नाम से जानते हैं। इस नर्व को हम वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व के नाम से जानते हैं। अब इसके संदर्भ में भी हम इसके ओरिजिनेशन और इसके काम करने की प्रवृत्ति के बारे में एक सिंपल डिस्कशन करते हैं। ओरिजिनेशन यहाँ पहले ही लिखे हुए हैं। हमारे 8वें नंबर की नर्व जो होती है उसका ओरिजिनेशन होता है हमारे पोन्स वाले एरिया से। यह भी ब्रेन के पोन्स वाले हिस्से से ही ओरिजिनेट होता है। उसके काम करने की प्रवृत्ति के बारे में देखें तो 8वें नंबर की जो नर्व है वह प्योरली सेंसरी प्रकार की नर्व होती है। मीन्स यह किसी भी बॉडी पार्ट का मूवमेंट नहीं करवाता है, केवल और केवल सेंसेशन रिसीव करने के लिए जिम्मेदार होता है। आगे बढ़ते हैं। वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व जो होती है इसकी बेसिकली 2 अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, 2 अलग अलग शाखाओं में डिवाइडेड होती है। 2 शाखाएं कौन कौन सी है? पहली ब्रांच तो होती है दैट इज द वेस्टिबुलर ब्रांच। ध्यान दें बात पर, पहली जो ब्रांच है उसे हम वेस्टिबुलर ब्रांच के नाम से जानते हैं, और दूसरी जो ब्रांच होती है उसे हम कॉक्लियर ब्रांच के नाम से जानते हैं। इन दोनों के नामों को जोड़कर ही नर्व का नाम रखा गया है, जिसे हम वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व के नाम से जानते हैं। तो यहां वेस्टिबुलोकॉक्लियर जो नर्व है इसके अंदर 2 ब्रांचेस हैं। पहली ब्रांच तो हो गई वेस्टिबुलर ब्रांच, दूसरी ब्रांच हो गई कॉक्लियर ब्रांच।
दोनों का अपने आप में अलग अलग तरीके का फंक्शन होता है। क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। वेस्टिबुलर ब्रांच जो होती है, इसका मेन काम होता है शरीर का बैलेंस बनाए रखने में मदद करना। शरीर का बैलेंस बनाए रखने के दौरान हमारी वेस्टिबुलर ब्रांच सहायक होती है, जिससे हम चलने फिरने दौड़ने के दौरान हमारा वर्टिकल पोस्चर, हमारा बैलेंस मेंटेन रख पाते हैं। ये तो काम होता है हमारी वेस्टिबुलर ब्रांच का। अब ध्यान दें, जो हम ब्रेन की एनाटॉमी पढ़े थे वो भी रिकॉल करें कि बैलेंस को मेंटेन करने का काम केवल और केवल यह 8वें नंबर की क्रेनियल नर्व ही नहीं करती है, ब्रेन का एक हिस्सा भी इस काम को पूरा करता है और उस हिस्से का नाम होता है सेरिबेलम। मीन्स सेरिबेलम भी बैलेंस को मेंटेन करता है और उस सेरिबेलम को बैलेंस मेंटेन करने में मदद करने वाला जो पार्ट होता है वो होती है वेस्टिबुलर ब्रांच, जो कि 8th क्रेनियल नर्व का हिस्सा होता है। अब बात करते हैं हमारी दूसरी ब्रांच के बारे में। कॉक्लियर ब्रांच जो होती है यह हमारे हियरिंग के लिए जिम्मेदार होती है। मीन्स कान से, यह हमारे ईयर से साउंड संबंधित जो इंफॉर्मेशन है, साउंड की जानकारी को रिसीव करता है और उसे ब्रेन तक पहुंचाता है। मीन्स कॉक्लियर ब्रांच जो होती है वह हियरिंग के लिए जिम्मेदार है। सेंसेशन कहाँ से रिसीव करता है, तो यह ईयर से सेंसेशन रिसीव करता है। और सेंसेशन किससे संबंधित जानकारी रिसीव करता है, तो यह साउंड से संबंधित जानकारी रिसीव करता है और उसे ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है। तो 8वें नंबर की क्रेनियल नर्व बिल्कुल सिंपल है कि इसकी दो ब्रांचेस थी, पहली वेस्टिबुलर ब्रांच, दूसरी कॉक्लियर ब्रांच। वेस्टिबुलर ब्रांच ने यह किया कि सेरिबेलम के साथ में मिलकर शरीर का बैलेंस बनाए रखने में मदद की, और वहीं कॉक्लियर ब्रांच ने यह किया कि साउंड की इंफॉर्मेशन को रिसीव किया और उसे ब्रेन तक पहुंचाने का काम किया, जिससे हम किसी आवाज को सुन पाने में सक्षम होते हैं। तो ये हो गया हमारी 8वें नंबर की नर्व का काम। अब आगे हम 9th नंबर की नर्व के बारे में पढ़ेंगे। हमारी 9th नंबर की जो नर्व होती है उसका नाम होता है ग्लोसोफेरिंजियल नर्व। ग्लोसोफेरिंजियल नर्व। अब इसके नाम को ध्यान से देखें, इसके नाम को भी ढंग से संधि विच्छेद करके समझा जाए तो हम इस नर्व के भी फंक्शन को आसानी से समझ सकते हैं कि ये कहां कहां पर काम करता होगा, किन किन ऑर्गन को प्रभावित करता होगा। ये हम इसके नाम को संधि विच्छेद करके समझें तो आसानी से याद रह सकता है। अब इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। पहले हम इसके शुरुआती तथ्य कि इसका ओरिजिनेशन साइट क्या है, इसके काम करने की प्रवृत्ति क्या है, हम इन दोनों के बारे में बात करते हैं। तो इसके बारे में हमने पहले ही जानकारी एक तरफ अंकित कर दी है। तो यहां देखें, ये हम 9th नंबर की नर्व पढ़ रहे हैं और 9th नंबर की नर्व जो होती है उसका ओरिजिनेशन साइट होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। मीन्स यह मेडुला ऑब्लोंगेटा से निकलने वाली नर्व है। और इसके कार्य करने की प्रवृत्ति का हम जिक्र करें तो 9th नंबर की नर्व जो होती है यह मिक्स्ड प्रकार की नर्व होने वाली है। मिक्स्ड प्रकार की से मतलब है कि यह दोनों प्रकार के फंक्शंस दिखा सकती है। मीन्स यह किसी बॉडी पार्ट से सेंसेशन को लेकर ब्रेन तक भी पहुंचा सकता है और साथ ही साथ यह कुछ हिस्सों में मूवमेंट कराने के लिए भी जिम्मेदार हो सकता है। अब आते हैं हम कि हमने ये पढ़ लिया कि ग्लोसोफेरिंजियल नर्व जो है यह हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा से निकलती है और यह एक प्रकार की मिक्स्ड नर्व होती है। हमने ये दो तथ्य पढ़ लिए। अब आते हैं हम इसके नाम के ऊपर। शुरू में ही मैंने कहा कि नाम को अगर ध्यान से संधि विच्छेद करके समझा जाए तो कुछ हद तक जानकारी क्लियर हो सकती है। इसमें कौन कौन से दो अलग अलग शब्द हैं वो ध्यान दें। पहला शब्द तो है ग्लोसो और दूसरा शब्द है फेरिंजियल। इसका मतलब समझें, ग्लोसो शब्द का मतलब तो होता है टंग। आपने सभी ने ग्लोसो ग्लोसाइटिस शब्द सुना होगा। ग्लोसो शब्द का मतलब होता है टंग और फेरिंजियल शब्द का मतलब होता है फेरिंग्स। मीन्स इसके नाम के अंदर ही क्लियर हो रहा है कि ग्लोसोफेरिंजियल नर्व मतलब दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द ग्लोसो और दूसरा शब्द फेरिंजियल। ग्लोसो शब्द का मतलब होता है टंग और फेरिंजियल शब्द का मतलब होता है फेरिंग्स।
तो नाम से हमें ये जानकारी स्पष्ट होती है कि यह शरीर में दो ऑर्गन को प्रभावित करता होगा, उनके ऊपर फंक्शन दिखाता होगा। पहला तो यह टंग पर प्रभाव दिखाता होगा और साथ ही साथ यह दूसरा फेरिंग्स वाले हिस्से पर भी अपना प्रभाव दिखाता होगा। अब प्रभाव क्या क्या होंगे उस बारे में हम बात करते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा ही है कि यह एक मिक्स्ड प्रकार की नर्व है, और जब भी हम मिक्स्ड प्रकार की नर्व बोलते हैं तो हमें यह क्लियर होना चाहिए कि मिक्स्ड प्रकार की नर्व के दोनों प्रकार के फंक्शन होते हैं। पहला सेंसरी फंक्शन और दूसरा मोटर फंक्शन। दोनों प्रकार के काम होने की वजह से ही हम इसे मिक्स्ड नर्व के नाम से जानते हैं। अब दोनों के अलग अलग सेंसरी और मोटर फंक्शंस का हम जिक्र करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि यह सेंसरी फंक्शन कहां पर दिखाता है। यह सेंसरी फंक्शन जो है यह टंग वाले हिस्से पर दिखाने वाला है। जैसा कि ग्लोसो नाम से ही क्लियर था, यह सेंसरी फंक्शन टंग वाले हिस्से पर दिखाता है। टंग वाले हिस्से पर यह टेस्ट से संबंधित जानकारी को रिसीव करेगा। कौन सी इंफॉर्मेशन रिसीव करने वाला है? यह टेस्ट से संबंधित जानकारी को रिसीव करेगा, लेकिन टंग के कौन से हिस्से से रिसीव करेगा? तो ये आपको क्लियरली मेमोराइज हो जाएगा कि जब हमने फेशियल नर्व पढ़ी थी तो फेशियल नर्व हमारे जीभ के जो एंटीरियर 2/3 हिस्सा है वहां से टेस्ट संबंधित जानकारी ले जा रही थी। तो हमारी ग्लोसोफेरिंजियल कहां से ले जाएगी? तो हमारी ग्लोसोफेरिंजियल नर्व जो होती है यह टंग के पोस्टीरियर 1/3 पार्ट से टेस्ट संबंधित जानकारी ले जाएगी। तो ध्यान दें, जीभ अगर पूरी स्ट्रक्चर को देखें तो उसमें टेस्ट संबंधित जानकारी ले जाने वाली दो अलग अलग नर्व काम करती हैं। दो कौन कौन सी? पूरी जीभ में से आगे का 2/3 हिस्से पर तो फेशियल नर्व काम करती है और पीछे के 1/3 हिस्से पर हमारी ग्लोसोफेरिंजियल नर्व काम करने वाली है। ये दोनों ही नर्व जो हैं हमारे जीभ से, हमारी टंग से टेस्ट संबंधित जानकारी को ले जाने के लिए जिम्मेदार होती हैं। अब बात करते हैं इसी ग्लोसोफेरिंजियल नर्व के मोटर फंक्शंस के बारे में। मोटर फंक्शन, मोटर का मतलब मूवमेंट होता है। तो हमारी ग्लोसोफेरिंजियल नर्व जो है वो किस हिस्से का मूवमेंट करवाएगी? तो यहाँ दूसरा नाम हमने लिखा था फेरिंजियल, तो यह हमारे गर्दन वाले हिस्से में फेरिंग्स का मूवमेंट करवाने के लिए जिम्मेदार होता है। मीन्स जो हमारे ओरल कैविटी का जो पिछला हिस्सा है जिसे हम फेरिंग्स के नाम से जानते हैं, तो यह फेरिंजियल पार्ट के अंदर मूवमेंट करवाने के लिए जिम्मेदार होता है। तो इसके नाम से हमें यह तथ्य याद रह सकते हैं कि ग्लोसो मतलब टंग के ऊपर सेंसेशन रिसीव करता है और फेरिंजियल मतलब फेरिंग्स का मूवमेंट करवाने के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये थी हमारी 9वें नंबर की क्रेनियल नर्व। सभी को समझ में आ गई होगी। हम आगे बढ़ते हैं, हम अगली क्रेनियल नर्व के बारे में बात करते हैं। हमारी अगली क्रेनियल नर्व है 10th नंबर, 10वें नंबर की क्रेनियल नर्व, और उस 10th नंबर की क्रेनियल नर्व को हम वेगस नर्व के नाम से जानते हैं। तो 10वें नंबर की क्रेनियल नर्व का नाम है वेगस नर्व। अब इसके संदर्भ में भी हम रूटीन इंफॉर्मेशन वही डिस्कस करते हैं कि ये 10वें नंबर की क्रेनियल नर्व भी कहाँ से निकलती है। तो इसके लिए सीधा तथ्य हमने लिखा हुआ है कि 10वें नंबर की क्रेनियल नर्व भी कहाँ से निकलती है? मेडुला ऑब्लोंगेटा से निकलती है। और यह 10वें नंबर की क्रेनियल नर्व भी एक प्रकार की मिक्स्ड नर्व होने वाली है। अब ध्यान दें, जहां पर भी बात आ जाती है कि नर्व मिक्स्ड प्रकार की है तो उसका सीधा सीधा मतलब निकलता है कि यह दोहरा प्रभाव दिखाती होगी, दोनों प्रकार के एक्शंस दिखाती होगी। मीन्स यह नर्व जो है वह सेंसरी फंक्शन भी दिखाता है और साथ ही साथ मोटर फंक्शन भी दिखाता है। मीन्स सेंसेशन रिसीव भी करता है और कुछ शरीर के हिस्सों में मूवमेंट करवाने के लिए भी जिम्मेदार होता है। अब बात करेंगे कि वेगस नर्व कहां से सेंसेशन रिसीव करता है, कहां पर मूवमेंट करवाता है। इस बारे में हम बात करते हैं। इसके सेंसरी और मोटर फंक्शन को समझने से पहले एक तथ्य और समझ लें। वेगस नर्व जो 10वें नंबर की क्रेनियल नर्व है, यह एक मेजर पोर्शन होता है हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का। ध्यान दें, यह एक मेजर पोर्शन होता है हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का।
अब यहाँ बीच में पैरासिम्पैथेटिक नाम हमने क्यों लिया है वो भी ध्यान दें। हमने इस क्रेनियल नर्व टॉपिक से पहले हमने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पढ़ा था, जिसमें हमने सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का जिक्र किया था। थोड़ा पीछे रिकॉल करने की कोशिश करें। हमने ये कहा था कि सिंपैथेटिक सिस्टम जो होता है उसके अंदर जो नर्व काम करती हैं वो तो होती हैं थोरैकोलंबर नर्व, मतलब T1 से लेकर L2 तक की नर्व थी, जबकि जो हमारी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम था उसमें कुछ क्रेनियल नर्व और कुछ सैक्रल नर्व काम कर रही थी। क्रेनियल नर्व कौन कौन सी थी? दैट इज 3, 7, 9 एंड 10। और सैक्रल कौन कौन सी थी? S2, S3 और S4। नहीं याद है तो आप नोट्स जो आपने बनाए हो उसमें देखें। हमने पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के अंदर लिखा था कि वह क्रेनियोसैक्रल नर्व के द्वारा रेगुलेट होता है। तो यहां पर जो हमारी 10वें नंबर की नर्व होती है यह पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का भी काम करती है। तो ध्यान दें, बाकी अन्य नर्व भी तो पैरासिम्पैथेटिक का काम कर रही थी। हम यहां वेगस में ही विशेष तौर पर जिक्र क्यों कर रहे हैं? तो ऐसा इसलिए क्योंकि पूरे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का मैक्सिमम काम जो है, जो मेजर एरिया कवरेज है, वो केवल और केवल एकमात्र 10वें नंबर की क्रेनियल नर्व के द्वारा किया जाता है। तो ये सवाल आ सकता है कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का मेजर काम, जो मेजर पोर्शन है, वो किस एकमात्र नर्व के द्वारा किया जाता है? तो यहां आंसर होना चाहिए कि वह एकमात्र नर्व होती है वेगस। बाकी अन्य नर्व का भी योगदान है, उनका भी कुछ कुछ मात्रा में योगदान हो सकता है, लेकिन ज्यादातर जो अधिकतर योगदान है वो 10वें नंबर की क्रेनियल नर्व का होता है। तो इसलिए पता रखें कि वेगस नर्व जो है यह पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक मेजर पोर्शन होने वाला है। अब वापस हम पॉइंट पर आते हैं, हम वेगस नर्व के फंक्शन पर आते हैं। तो वेगस नर्व के सेंसरी और मोटर दोनों प्रकार के फंक्शन पाए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंसरी फंक्शंस के बारे में। वेगस नर्व जो है वह सेंसरी फंक्शन ये करता है कि यह थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी, सभी जानते होंगे दोनों कैविटी के बारे में, मींस ये जो थोरैसिक एरिया है और ये जो एब्डोमिनल एरिया है, इन दोनों जगहों पर पाए जाने वाले जितने भी महत्वपूर्ण इंटरनल ऑर्गन हैं, इंटरनल ऑर्गन मतलब हो गया आपका ईसोफेगस हो गया, लैरिंक्स हो गया, आपके लंग्स हो गए, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, इन दोनों कैविटी के अंदर जितने भी मेजर इंटरनल ऑर्गन हैं उन सभी इंटरनल ऑर्गन्स से सेंसेशन रिसीव करना आपकी वेगस नर्व का फंक्शन होने वाला है। इंटरनल ऑर्गन कहां कहां के? एक तो सभी ऑर्गन जो थोरैसिक कैविटी के अंदर हैं, और दूसरा वो सभी ऑर्गन जो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर हैं, उन सभी ऑर्गन्स से अलग अलग प्रकार के सेंसेशन रिसीव करना, ये हमारे वेगस नर्व का फंक्शन होने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको यहां चेस्ट में किसी लोकलाइज जगह पर दर्द हो रहा है, आपको पेट में, एब्डोमेन में किसी जगह पर दर्द हो रहा है, तो उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करने वाली नर्व कौन सी होने वाली है? वह वेगस नर्व होने वाली है, जो कि पूरे थोरैसिक कैविटी और पूरे एब्डोमिनल कैविटी के जितने आंतरिक ऑर्गन हैं उन सभी से विभिन्न प्रकार के सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है वो ब्रेन तक पहुंचाने का काम करती है। अब बात करते हैं इसी वेगस नर्व के मोटर फंक्शन के बारे में। तो इसका मोटर फंक्शन भी यही होता है कि वह इन सभी पार्ट का मूवमेंट करवाने के लिए जिम्मेदार है। जो इंटरनल ऑर्गन आपकी थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी में पाए जाते हैं, उन सभी इंटरनल ऑर्गन्स का मूवमेंट करवाना भी हमारी वेगस नर्व का ही महत्वपूर्ण इन्फ्लुएंस होने वाला है। मीन्स एग्जाम्पल के तौर पर आप जो है अपने ईसोफेगस में एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करके खाने को आगे पहुंचाते हैं, इसके बाद आप स्टमक के अंदर ऐसे कॉन्ट्रैक्शन करके खाने को आगे भेजने का काम करते हैं, आप पूरी आंत के अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करवाते हैं। इन सभी फंक्शंस को पूरा करवाना, इन सभी मसल का मूवमेंट करवाना हमारी वेगस नर्व का ही फंक्शन होता है। मीन्स वेगस नर्व के बारे में इतना क्लियर कर लें कि वेगस नर्व यहां से लेकर, मीन्स थोरैसिक कैविटी से लेकर एब्डोमिनल कैविटी तक सभी ऑर्गन्स से सेंसेशन लाने ले जाने का भी काम करेगी और उन सभी इंटरनल ऑर्गन्स का मूवमेंट करवाने का भी काम करने वाली है।
तो इसलिए हमने सेंसरी फंक्शन और मोटर फंक्शन के अंदर लिख दिया कि वो सभी इंटरनल ऑर्गन जो कि थोरेसिक कैविटी के अंदर हैं और एब्डोमिनल कैविटी के अंदर हैं, उन सब से सेंसेशन को ब्रेन तक पहुंचाता है और साथ ही साथ ब्रेन से आने वाले इंस्ट्रक्शन के आधार पर यह सभी उन इंटरनल ऑर्गन्स का मूवमेंट करवाने के लिए भी जिम्मेदार होने वाला है। तो ये थी हमारी 10वें नंबर की नर्व के बारे में जानकारी। ये क्लियरली याद रखें कि यह 10वें नंबर की नर्व पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक मेजर हिस्सा कवर करता है, एक मेजर पोर्शन जो है वह कवर करने वाला है। अब बात करते हैं रिमेनिंग क्रेनियल नर्व्स के बारे में। हमारी रिमेनिंग क्रेनियल नर्व्स हैं अब 11th नंबर की क्रेनियल नर्व। अब 11th नंबर की क्रेनियल नर्व के बारे में बात करें तो 11th नर्व का नाम होता है एसेसरी नर्व। क्लियर? हमारी 11वें नंबर की क्रेनियल नर्व का नाम है एसेसरी नर्व। अब इसके बारे में भी एक सामान्य रूटीन तथ्य हम क्लियर करते हैं कि ये नर्व कहाँ से ओरिजिनेट होती है, किस प्रकार के फंक्शंस दिखाती है। तो ओरिजिनेशन साइट यहाँ शुरुआत में ही हमने अंकित कर दी है कि 11वें नंबर की जो एसेसरी नर्व है यह मेडुला ऑब्लोंगेटा से निकलती है और इसके अलावा इसके काम करने की प्रवृत्ति को अगर देखा जाए तो यह मोटर फंक्शंस दिखाने वाला है। यह प्योरली मोटर नर्व है और प्योरली मोटर नर्व है इसका मतलब यह शरीर के किसी न किसी हिस्से में, कुछ बॉडी पार्ट के अंदर मूवमेंट करवाने के लिए जिम्मेदार होने वाली है। तो यहां हमने 11वें नंबर की नर्व का नाम और इसके काम करने की प्रवृत्ति के बारे में लिखा है। अब आगे बढ़ते हैं कि अगर 11वें नंबर की नर्व मूवमेंट करवाने के लिए जिम्मेदार है तो वह कौन से बॉडी पार्ट का या किस मसल ग्रुप का मूवमेंट करवाता है। तो आंसर यह है कि हमारे 11वें नंबर की क्रेनियल नर्व जो होती है वह हमारे अंदर नेक का मूवमेंट करवाने के लिए जिम्मेदार होता है। मीन्स हम अपनी गर्दन को अलग अलग दिशाओं में इस प्रकार टर्न करवा पाते हैं, इसके लिए हमारी एसेसरी नर्व जिम्मेदार होने वाली है। मीन्स नेक मूवमेंट, हम अपनी गर्दन को अलग अलग दिशाओं में टर्न भी करा पाते हैं, मुड़ा भी पाते हैं, इसके लिए हमारी 11th नंबर की क्रेनियल नर्व जिम्मेदार होने वाली है। अब ये नर्व क्या करती है वो समझें। ये नर्व जो है हमारी गर्दन में यहां पाई जाने वाली जो मसल्स हैं उन्हें नर्व सप्लाई देता है, जिससे उनके कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा हम गर्दन को अलग अलग डायरेक्शन में अपनी इच्छानुसार उसे टर्न कर सकते हैं, उसे हम घुमा सकते हैं। तो यहां हम बात करते हैं कि नेक मूवमेंट के दौरान काम आने वाली मसल्स कौन कौन सी हैं। तो पहली होती है स्टर्नोक्लेइडोमैस्टॉइड मसल। पहली नर्व मसल का नाम है स्टर्नोक्लेइडोमैस्टॉइड मसल और दूसरी मसल का नाम होता है ट्रेपीजियस मसल। पहली तो हमने लिखा स्टर्नोक्लेइडोमैस्टॉइड मसल और दूसरी ट्रेपीजियस मसल। ये दोनों होती कहां कहां है वो समझें। स्टर्नोक्लेइडोमैस्टॉइड तो हमारे गर्दन में या सामने की तरफ होता है, कहां वो समझें, इसके नाम से ही क्लियर है। स्टर्नोक्लेइडो और मैस्टॉइड तीन शब्द हैं। स्टर्नो मतलब स्टर्नम, स्टर्नम कहां है, ये सामने वाली बोन। क्लेइडो मतलब क्लेविकल, क्लेविकल कहाँ है, यहाँ पर जो सामने दोनों ये बोन है उन्हें हम क्लेविकल के नाम से जानते हैं। और तीसरा शब्द लिखा है मैस्टॉइड। मैस्टॉइड मतलब हमारे जो ईयर के पीछे यहाँ वाला हिस्सा है उसे हम मैस्टॉइड प्रोसेस के नाम से जानते हैं। तो ये जो स्टर्नोक्लेइडोमैस्टॉइड नाम की मसल है वह स्टर्नम से शुरू होकर क्लेविकल के ऊपर से होते हुए यहां मैस्टॉइड प्रोसेस तक पहुंचती है। तो ये यहां पर इस डायरेक्शन में जो मसल प्रेजेंट है उसे हमने स्टर्नोक्लेइडोमैस्टॉइड मसल कहा है। और यहां जो बैक साइड में मसल है ये वाली मसल को हम ट्रेपीजियस मसल के नाम से जानते हैं। तो यहां इन दोनों मसल्स को नर्व सप्लाई देना हमारी 11वें नंबर की नर्व का काम होता है। जब 11वें नंबर की नर्व इन दोनों मसल्स को सप्लाई देती है तो जब भी ये दोनों मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी हम अपनी इच्छानुसार अपनी गर्दन को अलग अलग दिशाओं में मुड़ा सकते हैं। तो यहाँ 11वें नंबर की नर्व के संबंधित इतनी जानकारी पता रखनी है कि 11वें नंबर की नर्व का नाम एसेसरी नर्व है। यह शरीर के कुछ हिस्सों में
मूवमेंट करवाने का काम करता है। मूवमेंट किसमें करवाता है? यह गर्दन के अंदर मूवमेंट करवाने के लिए जिम्मेदार है, और गर्दन में मूवमेंट करवाने के लिए यह दो अलग अलग मसल्स को नर्व सप्लाई प्रोवाइड करवाता है। और पहली मसल है स्टर्नोक्लेइडोमेस्टॉइड मसल और दूसरी मसल है ट्रेपीजियस मसल। तो यहां ध्यान दें, ये थे हमारे फंक्शन 11वें नंबर की क्रेनियल नर्व के। अब हम बात करेंगे हमारी 12वीं और आखिरी क्रेनियल नर्व के बारे में, जिसे हम हाइपोग्लॉसल नर्व के नाम से जानते हैं। तो यहां हम आखिरी क्रेनियल नर्व का जिक्र करते हैं। जो 12th क्रेनियल नर्व होती है उसका नाम होता है हाइपोग्लॉसल नर्व। अब इस नर्व के बारे में हम बात करते हैं। पहले तो रूटीन तथ्य क्लियर कर लेते हैं। ये आखिरी नर्व भी कहां से ओरिजिनेट होती है? तो सीधा यहां पर लिखा हुआ है, यह भी मेडुला ऑब्लोंगेटा, मींस आपके आखिरी नंबर की नर्व मेडुला ऑब्लोंगेटा से ओरिजिनेट होती है। किस प्रकार से काम करती है? तो यह 12वें नंबर की जो नर्व है यह भी मोटर प्रकार के फंक्शंस दिखाती है, मींस कहीं ना कहीं शरीर में मूवमेंट करने के लिए जिम्मेदार होने वाली है। अब मूवमेंट कहां पर होगा इस बारे में ध्यान दें। इसके नाम को भी अगर ध्यान से देखा जाए तो इसके अंदर भी ग्लोसल शब्द लिखा है, और ग्लोसल शब्द हमने 90वें नंबर की नर्व जब पढ़ी तब भी डिस्कस किया था कि ग्लोसो शब्द का मतलब टंग होता है। तो यहां पर भी इसके नाम में ग्लोसल शब्द आ रहा है, मीन्स ये भी हमारे टंग से संबंधित होने वाली है। अब टंग के अंदर क्या काम करती है? यह हाइपोग्लॉसल नर्व जो है यह मोटर प्रकार की नर्व है, और ये मोटर नर्व जो है ये हमारे शरीर में टंग का मूवमेंट करवाने के लिए जिम्मेदार होती है। तो हमने 12th नंबर की नर्व का फंक्शन पढ़ा कि यह मोटर नर्व है, शरीर के अंदर मूवमेंट करवाने के लिए जिम्मेदार है। किसका मूवमेंट करवाएगा? तो यह टंग का मूवमेंट करवाने के लिए जिम्मेदार है। हम बोलने के दौरान, बातचीत के दौरान हम अपनी टंग को अलग अलग डायरेक्शन में टर्न करा पाते हैं, टंग को मूव करवा पाते हैं। ये हम हाइपोग्लॉसल नर्व की मदद से कर पाते हैं। तो ये पता रखना है आपको 12th क्रेनियल नर्व का फंक्शन। केवल इतना है कि हम जीभ को इधर उधर दिशा में टर्न करवा पाते हैं, बाहर निकाल पाते हैं, वापस अंदर खींच पाते हैं। जो भी हम जीभ के अंदर मूवमेंट करवा पाते हैं वो सब हम हाइपोग्लॉसल नर्व की मदद से करवा पाते हैं, जो कि आखिरी 12वें नंबर की क्रेनियल नर्व होने वाली है। तो इसके साथ ही हमारी 12 क्रेनियल नर्व जो थी, हमने उन सभी के बारे में एक एक करके उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ा। पहले हम पिछली क्लास में 5 क्रेनियल नर्व के बारे में पढ़ चुके थे। इस क्लास के अंदर भी हमने बची हुई 7 क्रेनियल नर्व के ओरिजिनेशन, उनके काम करने का तरीका, कहां कहां पर फंक्शन दिखाती है, उन सब के बारे में डिस्कशन किया। अब हम बात करते हैं इस 12 क्रेनियल नर्व से संबंधित कुछ तथ्य आपको याद रखने हैं कि इन सभी 12 नर्व में से सबसे लॉन्गेस्ट नर्व कौन सी है, सबसे लार्जेस्ट नर्व कौन सी है, इस संबंध में आपको तथ्य याद रखने होंगे। तो यहां हम कुछ तथ्य लिखते हैं। टोटल 12 क्रेनियल नर्व में से अगर लार्जेस्ट नर्व की बात करें तो हमारी होती है ट्राइजेमिनल नर्व। तो लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व, इन सभी 12 क्रेनियल नर्व में से लार्जेस्ट जो नर्व है, जो सबसे बड़ी नर्व है, उसे हम ट्राइजेमिनल नर्व बोलते हैं। ट्राइजेमिनल कौन से नंबर की नर्व है? यह 5वें नंबर की क्रेनियल नर्व थी। अब बात करते हैं, दूसरा इंपॉर्टेंट तथ्य है लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व। अब लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व जो होती है वो होती है हमारी 10वें नंबर की क्रेनियल नर्व, जिसे हम वेगस नर्व के नाम से जानते हैं। अब कुछ लोगों को तो समझ में आ गया होगा कि लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट का मतलब अलग अलग होता है, लेकिन जिनको ये समझ में नहीं आया है कि सर लार्जेस्ट नर्व से क्या तात्पर्य है और लॉन्गेस्ट नर्व से क्या तात्पर्य है, तो वो यहां पर समझें। अगर मैं ये बात कहूं कि एक नर्व है जिसके अंदर यहां बहुत सारे न्यूरॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है, और ये नर्व जो है काफी मोटी दिखाई देती है, इसमें न्यूरॉन्स की संख्या बहुत ज्यादा है, ऐसी नर्व, इन सभी 12 नर्व में से ऐसी नर्व जिसके अंदर थिकनेस सबसे ज्यादा होगी, जिसमें न्यूरॉन्स का इन्वॉल्वमेंट, न्यूरॉन्स का बंडल सबसे ज्यादा होगा, उसे हम लार्जेस्ट नर्व का दर्जा देने वाले हैं।
मीन्स जो 12 नर्व हैं उन सब में से सबसे मोटी, सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा न्यूरॉन्स की संख्या रखने वाली नर्व को हम लार्जेस्ट बोलते हैं। और ऐसी नर्व कौन सी होती है? ऐसी नर्व होती है ट्राइजेमिनल नर्व। फिर बात करें कि लॉन्गेस्ट नर्व कौन सी होती है, तो लॉन्गेस्ट का मतलब यह है कि अगर कोई नर्व ब्रेन से निकलती है, वैसे 12 की 12 ब्रेन से ही निकलती हैं, अगर 12 की 12 ब्रेन से निकलती हैं तो निकलने के बाद कौन सबसे अधिक दूरी तय करता है, कौन अधिक दूर वाले ऑर्गन्स तक पहुंचता है, तो यहां पर लॉन्गेस्ट नर्व का हमने जिक्र किया, वो होती है हमारी वेगस नर्व। बाकी जितनी भी नर्व थी, ऑल्फैक्टरी थी तो ब्रेन से निकलकर नाक तक ही आ रही थी, ऑप्टिक थी तो ब्रेन से निकलकर आंख तक ही आ रही थी, ऑक्यूलोमोटर भी आंख तक, ट्रॉक्लियर भी आंख तक, पांचवी हमारी ट्राइजेमिनल है, वो भी केवल फेस तक सप्लाई देता है। वैसे बाकी सभी 11 नर्व जो थी वह हमारे फेस, हमारे आंख, हमारे कान, नाक और गर्दन से संबंधित काम ही कर रही थी। एकमात्र वेगस नर्व ऐसी है जो ब्रेन से निकलने के बाद थोरेसिक कैविटी के ऑर्गन तक भी पहुंचती है और एब्डोमिनल कैविटी के ऑर्गन तक भी पहुंचती है। इसलिए हमने लॉन्गेस्ट नर्व के नाम के अंदर वेगस नर्व का जिक्र किया है कि ब्रेन से निकलकर सबसे लंबी दूरी, सबसे अधिक डिस्टेंस तय करने वाली नर्व को हम लॉन्गेस्ट नर्व कहेंगे और सर्वाधिक न्यूरॉन्स का बंडल रखने वाली नर्व को हम लार्जेस्ट नर्व के नाम से जानते हैं। अब वैसे ही हम शॉर्टेस्ट और स्मॉलेस्ट नर्व का जिक्र करते हैं, तो हमारी स्मॉलेस्ट नर्व का जिक्र करें तो स्मॉलेस्ट नर्व होती है ट्रॉक्लियर नर्व, और वहीं हम शॉर्टेस्ट नर्व की बात करें तो शॉर्टेस्ट नर्व होती है ऑल्फैक्टरी। अब ऑल्फैक्टरी और ट्रॉक्लियर लिखी हैं, दोनों का नंबर तो आपको पता ही होगा। हमारी ट्रॉक्लियर नर्व जो है वो 4th नंबर की क्रेनियल नर्व है, वहीं ऑल्फैक्टरी जो है वो हमारी 1st नंबर की क्रेनियल नर्व होने वाली है। जैसे हमने लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में अंतर कहा था कि ज्यादा न्यूरॉन्स वाली लार्जेस्ट और ज्यादा दूरी तय करने वाली को लॉन्गेस्ट बोलते हैं, वैसे ही यहां स्मॉलेस्ट और शॉर्टेस्ट का अंतर समझें। पहले हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट के बारे में। स्मॉलेस्ट का मतलब यह है कि इन सभी 12 नर्व में से ऐसी कौन सी नर्व है जिसके अंदर न्यूरॉन्स की संख्या या न्यूरॉन्स का गुच्छा सबसे कम है, तो उसे हम स्मॉलेस्ट नर्व बोलते हैं। और सबसे कम न्यूरॉन्स का बंडल रखने वाली नर्व स्मॉलेस्ट नर्व होती है ट्रॉक्लियर नर्व। वहीं मैं कहूं शॉर्टेस्ट नर्व के बारे में, शॉर्ट मतलब छोटा, ऐसी कौन सी नर्व है जो ब्रेन से निकलने के बाद सबसे कम दूरी तय करता है, बहुत कम डिस्टेंस तय करता है, उसे हम शॉर्टेस्ट नर्व का दर्जा देने वाले हैं। और हमारी शॉर्टेस्ट, सबसे कम दूरी तय करने वाली नर्व जो होती है उसे हम ऑल्फैक्टरी नर्व के नाम से जानते हैं। अंतर इतना ही है, लार्जेस्ट में मोटाई देखी जाती है, लॉन्गेस्ट में लंबाई देखी जाती है। स्मॉलेस्ट के अंदर उसका सबसे कम न्यूरॉन का होना देखा जाता है और शॉर्टेस्ट के अंदर उसका कम डिस्टेंस होना, कम लंबाई होना देखा जाता है। तो ये 4 आपको तथ्य याद रखने हैं कि सभी 12 क्रेनियल नर्व में से लार्जेस्ट नर्व जो होती है वो ट्राइजेमिनल है, लॉन्गेस्ट वेगस है, स्मॉलेस्ट ट्रॉक्लियर है और शॉर्टेस्ट जो है वह ऑल्फैक्टरी नर्व होने वाली है। क्लियर? तो इसके साथ ही ये हमारा क्रेनियल नर्व से संबंधित टॉपिक पूरा हो चुका है। क्रेनियल नर्व के पूरा होने के साथ ही हमने पूरे नर्वस सिस्टम की एनाटॉमी को पढ़ लिया है। एनाटॉमी में क्या क्या पढ़ा, एक ब्रीफ रिवीजन बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लें। हमने पूरे नर्वस सिस्टम को 2 हिस्सों में क्लासिफाई कर दिया था, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एक ब्रीफ रिवीजन है आपके लिए भी, रिकॉल करें कि हमने क्या क्या अब तक पढ़ा है। 2 हिस्सों में हमने डिवाइड कर दिया, एक था सीएनएस, दूसरा था पीएनएस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें सीएनएस हम बोलते हैं, उसके अंदर 2 ऑर्गन आते हैं, एक ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड। हम पूरी डिटेल्ड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ब्रेन की भी पढ़ चुके हैं, स्पाइनल कॉर्ड की भी पढ़ चुके हैं। तो ये तो हमने पढ़ा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। दूसरी तरफ हम बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में।
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को फिर से हमने दो फर्दर टुकड़ों में डिवाइड कर दिया था। पहला तो था हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और दूसरा था हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक जो कि स्वचालित होता है, हमारे स्वैच्छिक कंट्रोल में नहीं होता है, उसके संदर्भ में हमने दो प्रकार पढ़े, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। दोनों कब कब काम करते हैं, एक्टिवेट हो जाने पर अलग अलग ऑर्गन पर उनका इन्फ्लुएंस क्या आता है, इन सब के बारे में हमने डिटेल्ड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ा था। देन दूसरी तरफ बात करें सोमैटिक नर्वस सिस्टम के बारे में, तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर दो प्रकार की नर्व इन्वॉल्व रहती हैं। एक तो होती हैं क्रेनियल नर्व और दूसरी होती हैं स्पाइनल नर्व। हमने स्पाइनल नर्व के पूरे 31 पेयर्स के अलग अलग गुच्छे बनाने के तरीके, जिन्हें हमने स्पाइनल प्लेक्ससेस के अंतर्गत पढ़ा था। तो स्पाइनल प्लेक्सस कैसे बनाते हैं, उनसे कौन कौन सी नर्व निकलकर किस पार्टिकुलर एरिया को सप्लाई होती है, उस बारे में, इन स्पाइनल नर्व के बारे में हमने स्पाइनल प्लेक्ससेस, स्पाइनल कॉर्ड की एनाटॉमी के दौरान पढ़ लिया था। और बाकी दूसरा पोर्शन रहता है क्रेनियल नर्व। तो क्रेनियल नर्व के बारे में हमने यहाँ पूरी 12 क्रेनियल नर्व के ओरिजिनेशन साइट, उनके काम करने के तरीके और सभी व्यक्तिगत एक एक नर्व का विशेष विशेष फंक्शन क्या होता है, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। तो उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। क्लियर? ओके, धन्यवाद।